नमस्कार, इन डेप्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो खनिज संपदाओं से संपन्न झारखंड की धरती आज सिसकने को विवश है। विस्थापन से झारखंड का जो नाता है पुराना रहा है। सूबे के खनिज दूसरे प्रदेशों को रोशन करते रहे, सूबे का मानव श्रम दूसरे राज्यों की तकदीर गढ़ता रहा, लेकिन अफसोस कि यहां के लोगों की जिंदगी नहीं बदली। कभी दूसरे प्रदेशों में सूबे की बेटियां बिकती रहीं, तो कभी अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने पर निरीह ग्रामीण गोलियां खाते रहे। लेकिन सूबे में बनने वाली किसी भी सरकार ने इनकी सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। कब और कैसे रुकेगा विस्थापन, क्या बदलेगी मजदूर किसानों की किस्मत, कई सवाल हैं, मगर अफसोस कि इन तमाम सवालों के जवाब हमारे हुक्मरानों के पास है ही नहीं। झारखंड ने विस्थापन की अपार पीड़ा सही है। अब तक विस्थापन में ग्रामीणों की लगभग 15 लाख एकड़ जमीन ले ली गई, 16 लाख लोग बेघर हैं और आज गठन के 15 साल होने वाले हैं, लेकिन सूबे के विस्थापितों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया। झारखंड में दरअसल विस्थापन का घाव बेहद गहरा है। जिन अरमानों के साथ राज्य बना उस पर पानी फिर गया दिखता है। झारखंड का पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी के तमाम जिले और संथाल के तमाम जिले, खासकर अगर बात करें गोड्डा राजमहल के इलाके की, जहां पर ईसीएल काम कर रही है, आज भी विस्थापन की पीड़ा से इलाके सुलग रहे हैं। दरअसल कुदरत ने इन इलाकों को अपनी अपार नेमतें तो बख्शी, लेकिन वही नेमतें आज अभिश्राप बन गए हैं इस इलाके के लिए। सूबे के गरीब आदिवासी अपने ही जड़ जंगल और जमीन के लिए गोलियां और लाठियां खा रहे हैं। उनके जमीन का जो है सीना चीरकर खनिज तो निकाल लिया जा रहा है, लेकिन सरकार इलाके को छोड़ दे रही है नर की आग में अभिशप्त जलने के लिए। ईसीएल की बात करेंगे, जिसने भी संथाल के इलाके को बेइंतहा दर दिए हैं। इसी मामले की पड़ताल करती आज की विशेष पेशकश है ईसीएल की जमींदारी। तो जिला मुख्यालय गोड्डा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजमहल परियोजना अंतर्गत ईसीएल ललमटिया, जहां से प्रतिवर्ष इस इलाके से लाखों टन कोयला निकाला जाता है, जिसे दो राज्यों बिहार के कहलगांव विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल के फरक्का विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति की जाती है। इन स्थलों पर भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा सर्वे कराने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि राजमहल में 200 वर्षों तक कोयला खत्म ही नहीं हो सकता। कोयले के उत्खनन ने तो इलाके के विकास पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला, लोगों के जीवन को नर्क बना दिया, लेकिन यहां के लोगों की जमीन को हड़पने की कवायद लगातार होती रही। इसी को टटोलती पेश है खास रिपोर्ट। 4 गो लड़की है तो हम लोग कहां जाएगा? लड़की कहां, कौन देश भेज देंगे? सो बोलिए पहले। विस्थापन का दर्द, विकास का मरहम, उजड़ने की पीड़ा, बसने का संकट, यानी जिंदगी का उजड़ जाना। जी हाँ, कुछ ऐसी ही हकीकत के साथ झारखंड में सियासी बेवफाई की टीस सूबे के साथ नाता जोड़े हुए है। इसका दंश सूबे के 15.5 लाख विस्थापित झेल रहे हैं, जहां कोयले ने रैयतों को हमेशा कौमा में रखा। अपने जन्मकाल से ही सरकार ने कोयले के नाम पर लोगों को बेघर कर दिया। कोयले के इस काले कारोबार ने माफियाओं और कंपनियों को जमकर फायदा भी पहुंचाया, पर अफसोस जिनको फायदा होना चाहिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रोने को मजबूर है। जो बाकी जमीन दिए हुए दूसरा गांव वाले, तो वो लोग अभी भूखे में ये और यार जमीन का वितरण भी नहीं किए हैं। यार हम लोग को बोलते हैं कि जब तक जमीन नहीं देंगे अब तक तुम लोग को पानी भी नहीं मिलेगा, लाइट भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। टोटल आदमी ये गांव समाज में भी ये किए है जो जमीन नहीं देंगे, तो वही लिए हम लोग को परेशानी डाला है वो सरकार। हमारी सबसे ज्यादा तकलीफ है कि हमारा कुआं चापाकल बिल्कुल सूख गया है और कभी कभी वो लाइन काट देता है, जिसकी वजह से होल बोर तो किया है, लेकिन कभी लाइन काट देता है जिसकी वजह से पानी हम लोग को नहीं मिल रहा है। मतलब आपको डराकर जमीन खाली करवाना चाहते हैं? हाँ, उसका इरादा है कि इन लोगों को धमकावे और जमीन खाली करावे। राजमहल परियोजना जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की विंग है, इसकी बानगी भी कुछ ऐसी ही है, जहां बढ़ते औद्योगिकरण के दंश ने रैयतों को जिंदगी के दो मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां आगे कुआं तो पीछे खाई है। अब तो रैयत अपना सब कुछ लुटा किसी रहनुमा की आस में
टकटकी लगाए बैठे हैं। कोई भरोसा नहीं है। फ्यूचर हम लोग का बहुत मुश्किल में है और बाद में हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे या फिर अभी भी मुश्किल से वो लोग का। हमारे पास तो हम लोग को चूंकि तितरिया मौजा में बसाया गया है और हम लोग यहाँ कोई ठोर ठिकाना नहीं, हम लोग का असली जगह हम लोग का क्या है और उसको कोई कागज भी नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है तो बाद में हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईसीएल की मार झेल रहे कभी सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक आज अपना आवास बनाने के लिए भटक रहे हैं। वजह साफ है, ईसीएल प्रबंधन ने जहां उन्हें बसाया है उसके कागजात तक इन्हें नहीं दिए गए हैं। ऐसे में राजमहल कोल परियोजना में नौकरी करने वाले आज खुद पर अफसोस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, तो एक शुरुआत है। आपको परत दर परत एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी ऐसी साजिश है जिसने सब कुछ छीनने की कवायद शुरू कर दी है झारखंड के ग्रामीण इलाकों के उन निरीह आदिवासियों की जमीन को, जो कि सब कुछ वो जमीन उनकी है, मां है जमीन और जीने का सहारा वही जमीन है। चलिए, आपको बताते हैं कि जो एक कोल बेरिंग एक्ट जो बना था वो दरअसल है क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसकी परिकल्पना क्यों की गई थी झारखंड के इलाके में। परियोजना की अगर बात करें आप, तो आपको यहाँ हर एंगल पर हर मामला ही गलत नजर आएगा। ईसीएल के ठेंगे पर सरकार, ऐंठ ली जमीन, कानून से खिलवाड़, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत को चरितार्थ करते जनता की जमीन पर अपनी जमींदारी की ऐंठ जताते ईसीएल जिला प्रशासन से लेकर सरकारी महकमे तक को आईना दिखा रहा है, जिसका खामियाजा रैयतों को अपनी जमीन देकर चुकाना पड़ रहा है। 15 साल का लीज में हम लोग जमीन दिए थे, कोयला निकालने का था, कोयला निकाल ले और फिर समतल करके जमीन को वापस कर दिया जाए, लेकिन अभी सरकार वो सुन नहीं रही है, हम लोगों की मैनेजमेंट जो नहीं सुन रही है। कोल बेरिंग एक्ट के आधार पर 1981 में सरकार ने ग्रामीणों की जमीन ली, जिसे ईसीएल को कोयला निकालने के लिए दिया गया। कानून के तहत कोयला निकालकर इसे रैयतों को लौटाना था, पर अब तक जमीन के मालिकों को उनकी जमीन नहीं नसीब हुई। जिस पर्पज से जमीन लिया गया, जैसे सीबी एक्ट में जमीन ली गई, उसका काम था उत्खनन होना। उत्खनन होने के बाद जमीन मूल रैयतों को वापस कर देना, वो काम हो ही नहीं रहा है 30-35 साल से। वहीं माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 की धारा 8 में 1994 में संशोधन हुआ। इसके तहत 15 सालों की अवधि को बढ़ाकर सीबीए एक्ट के तहत 30 साल कर दिया गया। अगर इसे आधार माने तो भी अवधि खत्म हो चुकी है। वहीं इस प्रावधान के तहत अगर समय सीमा का विस्तार होगा तो उन्हें बढ़े हुए समय का फसल का मुआवजा मिलेगा। पर हकीकत ये है कि सारे कानून महज फाइलों की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती तो दिखाई, पर सब कुछ ढाक के 3 पात ही रह गया। दबंगई की हद पार कर दी है ईसीएल प्रबंधन ने। राजमहल परियोजना के तहत जो प्रबंधन है वो पूरी तरफ से बेखौफ है और उसे पता है कि सरकार का ऊपरी स्तर पर बैठने वाला आदमी भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। शायद यही वजह है कि खौफ के साए में तमाम लोग जीने को मजबूर है और ईसीएल प्रबंधन चैन की नींद सो रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ नितेश रंजन। चलिए, तो हमने आपको ईसीएल की सच्चाई से रूबरू कराया। जमीनी हकीकत राजमहल के गोड्डा के इस इलाके की है क्या, कैसे वहां के लोगों की जिंदगी चल रही है, किन वादों के तहत जमीनें ली गई और किस तरीके से वादा खिलाफी की गई, इसकी तस्वीर हमने आप तक एक पहुंचाई है। छोटी सी तस्वीर है, अभी तो शुरुआत है, कई सच्चाई हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हैं, कुछ सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि आखिरकार झारखंड में जो कवायद चल रही है लोगों की जमीन हड़पने की, आखिर उस पर लगाम कैसे लगेगी। अनिल मुर्मू जी हैं, लिट्टीपाड़ा से विधायक हैं, अशोक भगत जी हैं, महागामा से विधायक हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार दांगी जी हैं, संयोजक हैं आजादी बचाओ आंदोलन के, और आशुतोष चक्रवर्ती जी हैं, समाज सेवी हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है स्टूडियो में।
आपके पास आएंगे नितेश, हमारे साथ सहयोगी नितेश भी हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस रिपोर्ट को तैयार की है। नितेश, पहले चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालिए कि मामला है क्या। देखिए, ये मामला अगर आप देखें तो मेरे जो गोड्डा के सहयोगी हैं नागमणि, उन्होंने बताया कि सर वहां पर जो है कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो गलत तरीके से किए जा रहे हैं। तो जब जानकारी इसकी मिली तो एक दिलचस्पी बढ़ी कि नहीं, जाके देखना चाहिए कि क्या कुछ गलत है। तो जब मैं वहां पर गया तो जो लोगों की हालत है, सबसे पहले चूंकि हम एक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो सीवी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, कोल बेयरिंग एक्ट की, उसको देखें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट और कोल बेयरिंग एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सरकार ने जमीन वहां की नहीं ली है, माइनिंग के लिए कोल बेयरिंग एक्ट के तहत जमीन लिया जाता है। और सरकार ने लेकर उसके बाद फिर ईसीएल प्रबंधन को जो है जब जमीन मिला तो उसका उचित मुआवजा जो है वो ग्रामीणों को मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से गांव वाले से आप देख रहे होंगे कि कई पक्के मकान के सामने महिलाएं जो है खड़ी होकर बात कर रही थी, वो महिलाएं हैं जिनको नौकरी मिला हुआ है, जिनके पति को नौकरी मिला हुआ है, और वो वहां पर बोल रही हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उनके पति कह रहे हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हमारी जमीन वापस नहीं दी जाएगी तो फिर हमारा ना तो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ना आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। सवाल यह है कि जब कोल बेयरिंग एक्ट कहता है कि जमीन जो है आप मूल रैयतों को, जो रैयत वहां से विस्थापित हुए हैं उन्हीं को वापस करनी है, फिर आप जो है वहीं पर किसी दूसरे, क्योंकि आगे के सेगमेंट में ये आपको भी दिखेगा किस तरीके से दूसरे लोगों को वहां जो विस्थापित हुए दूसरे जगह से, उसको बसाने का काम वहां किया जा रहा है। जी चलिए चक्रवर्ती जी से भी ले लेते हैं। चक्रवर्ती जी, मामले की जो सच्चाई है, जिस तरीके से सामने आई है ये बात, जिस तरीके से कोल बेयरिंग एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो इलाके की भयावह स्थिति है, वादा खिलाफी का जो दायरा इतना बड़ा है कि उस पर तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? कोल बेयरिंग एक्ट की जो बात कही जा रही है, किस तरीके से ईसीएल चल रहा है लोगों को? कोल बेयरिंग एक्ट बेसिकली बनाया ही गया था जी उत्खनन कार्य के लिए। माइंस एक्ट को बाद में रिफॉर्म करके कोल बेयरिंग एक्ट में कन्वर्ट किया गया था। उसका उद्देश्य था कि जिस जमीन से मिनरल्स, माइंस मिनरल्स या कोल्स हैं उसको निकाल लेना है और पुनः उस जमीन को पूर्व अवस्था में वापस मूल रैयतों को वापस करना है। जी तो राजमहल परियोजना तो पूरी झूठ की बुनियाद पर ही खड़ी है। जी 1976 से वहां जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। जी 1980 से खदान पूरी तरह से चालू हो गया। जी सिमरा मौजा का अधिग्रहण, जमीन का अधिग्रहण 1976 में हुआ। जी वहां माइंस का काम 1980 से 1990 के बीच में कार्य पूरा हो गया। जी 10 वर्ष, अब आप 90 से देखें, अब 2015, जी 25 वर्षों में उस जमीन को पूर्व अवस्था में लाकर मूल रैयतों को वापस करने के दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। जी अभी उसी जमीन इसके पर पीछे के कारण क्या हो सकते हैं चक्रवर्ती जी? क्या कारण है इसके पीछे के? देखिए, क्या सियासी कारण है? सियासी कारण से सबसे मुझे जो लगता है जी कि राजमहल परियोजना एक अनप्लान्ड परियोजना है। जी और सबसे बड़ी जो बात वहां देखने को मिलती है कि वहां सियासी भय या जो प्रशासनिक भय वहां है ही नहीं। राजमहल परियोजना एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करती है। ना तो वो भारत सरकार के किसी नियम को पालन करती है, न ही वो झारखंड सरकार या उस समय बिहार अखंड बिहार था उसके नियमों। चलिए, संगीनों के दम पर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कुछ भी करवा लेना कौन सी बड़ी चीज है? ये तो खबरें आती रहती है और शायद यहां पर इस परियोजना में यही होता दिख रहा है। चलिए आपके पास आएंगे, ये मिथिलेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मौजूदा जो स्थिति, आप संघर्ष आप लोग करते रह रहे हैं वहां पे, किस रूप में इस मामले को देख रहे हैं? क्या कुछ सच्चाई है इसकी? देखिए, मैं पहले आपसे ये बता दूं कि शुरू में जो कोल बेयरिंग एक्ट की बात कही गई है और जिसके आधार पे जमीनें छीनी गई, जी दरअसल ये गैर कानूनी काम था। जी मैं इसके प्रमाण में ये कहूँगा कि 8 जुलाई 2013 को जी सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया है केरल के एक मामले में, जी जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जमीन मालिक ही खनीज का मालिक है। जी और जब जमीन मालिक ही खनीज का मालिक है तो ऐसी अवस्था में किसानों की जमीन लेना जी उनके मर्जी के खिलाफ भी ली गई है और जबरन भी ली गई है, ये ही गैर कानूनी है पहले। जी दूसरी बात यह है कि जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, क्या इसमें रैयतों की मर्जी उनकी नहीं चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती है जी। रैयतों की मर्जी चलती नहीं। उसके 2-3 कारण है। एक तो आप ये देखिए कि
जिस राजमहल परियोजना की बात कह रहे हैं वो संथाल परगना में है जी, और वहां सीएनटी एक्ट है जी, अगर एक एसपीटी एक्ट जी, एसपीटी एक्ट है और एसपीटी एक्ट में एक आम आदमी जी, दूसरे की जमीन नहीं ले सकता है जी, और जब मैं ये मानता हूं कि भाई जब कोई कानून है तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए जी, तो जब वहां जमीन ट्रांसफरेबल है नहीं जी, तो ऐसी अवस्था में जमीनें कंपनियों को दी जाती है और वो भी विकास के नाम पर। जी, लेकिन विकास किसका, ये समझना बड़ा बड़ी सच्चाई है। ये विकास किसका जमीन होगा? हमारी जमीन को चीर कर आप कोयला निकाल रहे हैं, तमाम कीमती खनिज निकाल ले रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हो क्या रहा है इलाके का। ये विकास चलिए किसका? अनिल जी ये सवाल बेहद गंभीर हो जाता है। आपकी भी एक संघर्षशील नेता की छवि रही है इलाके में और आपने उसके दम पर एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है, लेकिन इतने बड़े मसले पर जिसने लोगों की जिंदगी को नारकीय बना दिया, लोगों का हक नहीं मिल रहा है, सदन में आवाज बुलंद नहीं हो पाता। अनिल जी बड़ा सवाल है ये झारखंड में तमाम इलाकों में विस्थापन की जो पीड़ा है लोग झेल रहे हैं और सदन आज चौथा दिन है। अगर तीसरे दिन की बात करें, कल तक सदन गतिरोध होता रहा कुछ ऐसे मामलों में जो कि शायद सदन के बाहर भी उस पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन ये आवाज नहीं बन पाया सदन की। ऐसा बात नहीं है जी, आपको बता दूं कि संथाल परगना की बात है क्योंकि राजमहल परियोजना की बात है। जी, राजमहल का इतिहास देखे तो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ रहा है। जी, आज राजमहल पहाड़ खत्म होने के कगार पर है। जी, वहाँ के आदिवासी दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल। राजमहल परियोजना कोल क्षेत्र जो है उसके अलावा एक शिमलोंग भी है। जी, आप देखें जापानी बस्ती को, जी, वहाँ के लोग अभी कहाँ जाएंगे पता नहीं, कब भूकंप हो जाएगा कोई हिसाब किताब नहीं, कब वो गिर जाएंगे, जी, बहुत मुश्किल है। जी, इसके पीछे के कारण भी बता दीजिए आप। आपको ये बता रहे हैं इसलिए कि जी, सीबी एक्ट जो बना जी, इस क्षेत्र के हित में नहीं है। जी, और है भी ठीक है, बन गया देश का विकास के लिए अच्छा है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि वहां के लोग कहाँ जाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां के आदिवासी का संस्कृति को खत्म कर दिया। जी, आदिवासी का एक मांझी थान होता है, जी, एक जाहिर थान होता है, जी, एक संस्कृति पहचान बनती है। जी, चलिए इस पर भी आएंगे अनिल जी, एक लेंगे छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि झारखंड के कई बड़े आदिवासी नेता आज की तारीख में सियासत का चेहरा बने हैं, उसके बावजूद झारखंड के ग्रामीण इलाकों के जो आदिवासी है लूटते रहे, उनके नाम पर राजनीति होती रही, अपनी समृद्ध सियासत सबने सजाई, लेकिन ग्रामीण इलाकों के आदिवासी बेबस और मजबूर बने रहे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।